हम्म। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। वालेकुम सलाम जी सर। सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है आवाज सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो हम लोग पार्ट लेक्चर नंबर 2 या बुक का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 पिछले हफ्ते मैंने वीडियोस अपलोड की थी, आप लोगों ने यकीनन देखा होगा। तो आज वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि ये थोड़े थियोरेटिकली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं ताकि जो आज की चीज़ है वो भी इजीली समझ आ जाए। तो मैं बिल्कुल इस प्रेजेंटेशन के शुरू में जाऊंगा और जल्दी जल्दी से आगे चलूंगा। तो शुरू यहाँ से हमने बात की थी कि सीबीए जो है वो बेस्ड ही एलोकेटिव एफिशिएंसी पे है। एलोकेटिव एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीबीए के अंदर, उसी के बेस पे हम प्रूव करते हैं कि कोई पॉलिसी हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी एलोकेटिव एफिशिएंसी ज़्यादा है। एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको बेस्ट पॉसिबल जगह पे यूटिलाइज किया जाए। तो इसमें परेटो एफिशिएंसी फिर हम इस एक एज अ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, जो बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि एक एलोकेशन जो है वो एफिशिएंट है या परेटो एफिशिएंट है अगर कोई ऐसी उसके अलावा कोई और एलोकेशन ऐसी नहीं है जो उससे ज़्यादा किसी एक बंदे का भला कर दे लेकिन बुराई किसी की ना हो रही हो। यानी अगर आप इस अपने सामने डायग्राम को देखें तो स्टेटस को पॉइंट पे आप खड़े हैं, $25-25 दो जगहों पेमेंट होने एक एक बंदे को। अब इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। एक 75 पे जा सकता है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, वो 25 पे रहेगा। इसी तरह दूसरा 75 पे जा सकता है, पहले का कोई नुकसान नहीं होगा, वो 25 पे रहेगा। तो ये जो सारे का सारा लाइट ब्लू एरिया है ये परेटो एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। अब एक विलिंगनेस टू पे एक एक अगेन बड़ा फंडामेंटल सा सीबीए का कॉन्सेप्ट है। सीबीए से आउटसाइड है लेकिन यूज किया जाता है इसको सीबीए में। आइडिया ये है कि
वेदर किसी पॉलिसी के लोग हक में हैं या नहीं है, उसको इस तरह असेस किया जाता है कि उनकी विलिंगनेस टू पे समझने की कोशिश की जाती है। अब इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस तो आपको समझ आएंगी जब आप आज जो लेक्चर अपलोड हुआ है ना उसको देखेंगे, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी पे बेस्ड है। लेकिन द आइडिया इज के आप अगर कोई बंदा कहता है ना कि मैं इस पॉलिसी में और अपनी जेब में 500 रुपये होना मेरे लिए बराबर है, यानी आप मोटरवे बना दें या मेरी जेब में 1000 रुपये पड़े रहें, मेरे लिए ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, इसका मतलब है यू आर विलिंग टू पे 1000 रुपीज़ कि वो मोटरवे बना दी जाए। इस चीज़ को कहते हैं विलिंगनेस टू पे। इसमें एक और टर्म यूज़ होती है इंडिफरेंस, यानी मेरे लिए बराबर है, आप ये कर दें या मेरी जेब में पैसे पड़े रहें। तो इस चीज़ को कहते हैं इंडिफरेंस। और जिस जगह पे इंडिफरेंस आता है, यानी आप 900 रुपये पे इंडिफरेंट नहीं थे, आप कह रहे थे नहीं 900 से तो ये पॉलिसी अच्छी है, तो मुझे चॉइस दी जाए तो मैं 900 अपने पास नहीं रखूंगा, ये मोटरवे बनवाऊंगा। और 1100 पे आप कहेंगे नहीं नहीं 1100 बहुत ज़्यादा है, मैं 1100 नहीं दे सकता, 1100 मुझे चॉइस मिली तो मैं 1100 जेब में रखूंगा, मोटरवे बेशक ना बने। लेकिन 1000 पे आप आके कहते हैं अच्छा ठीक है ये 1000 हो मेरे पास या मोटरवे बने, आई एम इनडिफरेंट, तो 1000 फिर आपकी विलिंगनेस टू पे बन जाती है। तो फिर इसकी हमने एक एग्जांपल देखी थी कि एक पर्सन है जो 100 जिसकी विलिंगनेस टू पे है, दूसरे की 200 है, तो इसका मतलब है ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट जो अवेलेबल है सोसाइटी में वो 300 का है। अब आप अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसकी अपनी कोई कॉस्ट नहीं है, और एक तीसरा बंदा है जो कह रहा है नहीं मुझे तो 250 का लॉस हो रहा है, तो इन 300 में से 250 उसको दे दें, ओवरऑल सोसाइटी को 50 का बेनिफिट मिल जाएगा, और आप स्टेटस को से आगे चले जाएंगे, यानी किसी का नुकसान नहीं हुआ और 50 रुपए सोसाइटी में नेट सोशल बेनिफिट आ गया। अब इसी की अगर कोई कॉस्ट हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम सीबीए की जुबान में हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे देखते हैं, यानी कि उससे बेहतर अगर कोई एलोकेशन पॉसिबल थी या उसके जो ऑल्टरनेट एलोकेशन थी वो उसकी कॉस्ट होती है। जैसे डैम अगर आप बनाते हैं और उसके बदले आप मोटरवे नहीं बनाते, तो फिर मोटरवे जो है वो डैम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, क्योंकि मजदूर जिन्होंने जो डैम पे लगे हुए हैं, आप जब कह रहे हैं ना कि हम मोटरवे नहीं बना सकते डैम की वजह से, इसका मतलब है मजदूर जो वहाँ लगने थे यहाँ लगे हुए हैं, मशीनरी जो वहाँ लगनी थी यहाँ लगी हुई है, लोगों का पैसा जो वहाँ लगना था यहाँ लगा हुआ है, तो ये उसकी फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। तो अगर इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है इसी 100 200 250 वाले पॉलिसी चेंज की, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इससे माइनस करेंगे तो इसका नेट सोशल अगर फर्ज करें वो 75 है, तो नेट सोशल बेनिफिट फिर नेगेटिव हो जाएगा, और आप फिर आई बेहतर ये है कि ये पॉलिसी ना इम्प्लीमेंट की जाए, क्योंकि इकोनॉमी से ओवरऑल 25 रुपए का सोशल बेनिफिट निकाल रही है, कुछ ऐड नहीं कर रही, और स्टेटस को जो पॉइंट था हमारा उससे पीछे जा रही है, परेटो इम्प्रूवमेंट एरिया के अंदर नहीं जा रही है। तो डिसीजन रूल फिर आपका ये बन गया कि जब पॉजिटिव यील्ड हो सोशल बेनिफिट तो वो काम करें, वरना ना करें। अब अगली चीज़ हमने ये देखी थी कि नेट बेनिफिट और परेटो एफिशिएंसी में कनेक्शन फिर ऐसे बनता है कि एज लॉन्ग एज आपके ख्याल में, यानी एनालिस्ट के ख्याल में, आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ विलिंगनेस टू पे एंड जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उनको आपस में कंपेयर किया जाए, तो अगर पॉजिटिव साइन आ गया आखिर में जो बच गया तो वो काम करना है, नेगेटिव साइन आ गया तो वो काम नहीं करना। पॉजिटिव साइन आ गया इसका मतलब आप परेटो एफिशिएंसी एरिया के अंदर मूव कर रहे हैं, अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। नेगेटिव साइन आ गया इसका मतलब है आप वापस मूव कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक ये इकोनॉमिक थ्योरी बड़ी पुरानी है ना, ये एडम स्मिथ के ज़माने से इस पर डिस्कशन शुरू हुई थी, और फिर ये जो कैल्डर हिक्स है, परेटो तो इससे भी बहुत पुराना है, कैल्डर हिक्स जो है ये पिछली सदी के शुरू की बात है। तो कैल्डर हिक इम्प्रूवमेंट ये थी कि उसने उस पर क्रिटिसाइज किया परेटो पे कि इसमें वर्स ऑफ किसी को तो आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये सोसाइटी में पॉसिबल नहीं होता। जब भी कोई पॉलिसी चेंज आती है तो कोई ना कोई तो वर्स ऑफ होता है। तो बजाय इसके कि आप वर्स ऑफ का क्राइटेरिया यूज़ करें, आप क्राइटेरिया ये इस्तेमाल करें कि एक बंदा बेटर ऑफ हो जाए, और अगर कोई वर्स ऑफ हो रहा है तो उसको कंपनसेट कर दिया जाए, जो कि हमने पीछे ये जो पर्सन 3 की हमने बात की थी ना, ये वाला तीसरा पर्सन, अब ये वर्स ऑफ हो रहा था और इसको कंपनसेट कर दिया, तो वो कहता है कि ये क्राइटेरिया इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि कोई वर्स ऑफ नहीं होगा, विच ऑब्वियसली लॉजिकल सी बात बनती है। अ, अब इनको इसी चीज़ पे फिर मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिला था।
अच्छा जी, अब इसको अगर ग्राफिकली देखें तो लेफ्ट साइड वाला परेटो एफिशिएंसी को शो कर रहा है, और जो राइट साइड वाला है ये कैल्डर हिक्स को शो कर रहा है। तो सिर्फ राइट साइड वाले को ही देखें तो जो ग्रीन एरिया है ये परेटो इम्प्रूवमेंट्स हैं। आपका जो 0 0 पॉइंट है वो स्टेटस को पॉइंट है, यानी अभी आप यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप ग्रीन एरिया के अंदर जाएंगे तो ये परेटो इम्प्रूवमेंट होगी, और अगर रेड एरिया या ग्रीन एरिया में कहीं पे भी जाएंगे इस पूरी की पूरी पट्टी में, तो ये कैल्डर हिक्स इम्प्रूवमेंट होगी। यानी एवरी परेटो इम्प्रूवमेंट इज कैल्डर हिक्स, लेकिन एवरी कैल्डर हिक्स यानी लाल वाला ग्रीन नहीं है, लेकिन ग्रीन वाला लाल का हिस्सा है। सर अब इसमें एक सवाल था, ये जो रेड लाइन है आपकी, जी जी जो इसकी डेप्थ शो हो रही है, जी ये जी। डेप्थ क्यों शो हो रही है बेसिकली? तो जब आप पेरेटो फ्रंटियर से पोटेंशियल पेरेटो फ्रंटियर में कहीं पे भी चले जाते हैं तो हम्म। वो जनरली इंप्रूवमेंट होती है। तो व्हाई वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू दिस रेड लाइन, कंप्लीट रेड लाइन? मतलब इस रेड लाइन से नीचे जो वाइट पोर्शन है हम्म। खाली, यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट नहीं हो रही होगी? हाँ, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है ना। देखें, आप फर्ज करें आप 0 0 पे खड़े हैं ना, तो आप किसी भी सर पॉइंट को देखें तो दोनों लोग जो हैं उस वो वर्स ऑफ हो रहे हैं, यानी वो नीचे जा रहे हैं, अपने प्रेजेंट जो उनके पास होल्डिंग्स हैं उनसे नीचे जा रहे हैं। ये जो वाइट एरिया है सारे का सारा ना, इसमें सर दोनों लोग नीचे जा रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो फिर नहीं हो रही ना। नहीं सर, इसमें अब जिस तरह जो फर्स्ट पर्सन है जी। वो उसका 25 से तो ऊपर ही रह रहा है ना, रेड से नीचे है, बट वो वाइट जहाँ ये 0 0 लिखा है इसमें ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जो अपर क्वाड्रेंट ट्राइंगल बन रहा है, एक हम्म। तो नीचे स्क्वायर बन रहा है ना और एक साइडों पे उसके वाइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं। वाइट ट्राइंगल्स में तो वो बेटर ऑफ एक जा रहा है ना बंदा, वो 25 से आगे ही जा रहा है एक बंदा, हाँ दूसरा हाँ 25 हाँ, से कम लेकिन जा देखिए वो जितना आगे जा रहा है ना, वो बेसिकली हमने पीछे बात की थी ना कि नेट साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक बंदा रहा है। जी फर्स्ट, सर। दोनों 25 पे है ना, यानी ओवरऑल अभी एक ओवरऑल इकोनॉमी में ये रेड लाइन का बायर वाला एरिया देखे ना, तो ओवरऑल इकोनॉमी में 100 रुपए है ना। तो दोनों को सर 25 25 मिले हुए हैं, इसका मतलब है 50 अभी हमारे पास। इसमें अगर मेरा सवाल ये था कि क्या ये कंडीशन तो नहीं है जिस तरह उसमें लिखा था कि मिनिमम तो ये है कि इफ दे एग्रीड अपॉन कि स्टेटस को होगा तो 25 $25 मिलेंगे, बाकी उनको नहीं मिलेंगे, यानी $50 का उनका नुकसान है। अगर $100 मिलने थे तो वो 25 25 50 लिए और 50 गायब हो गया। और नहीं, अच्छा बट एक इस मिनट, सिनेरियो एक में मैं सॉरी एक चीज़ ऐड कर दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये स्टेटस को का मतलब है प्रेजेंट स्टेटस, यानी ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों के आपस में कोई डेडलॉक हो गया। इसका मतलब है प्रेजेंटली हम यहाँ पे खड़े हैं। अब आप बताएं आप क्या कह रहे ठीक हैं। है। अच्छा, मेरा से सवाल, जिस तरह $100 मिलने थे, मैंने थोड़ा सा इसको जब बुक में रीड किया था, हम्म। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में शायद अपनी सवाल करना चाह रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि अगर तो ये अपने स्टेटस को पे अग्रीड हैं तो इनको जो है पैसे नहीं, मतलब नहीं मिलेंगे, $25 $25 ही मिलेंगे। बट अगर वो उसमें डिस्पैरिटी में जाता है तो एक 60 40 ले या एक 60 25 ले, अब 60 25 जो लेगा, यानी कि एक बंदा $60 लेता है और एक बंदा जो है वो लेट से $30 लेता है, तो ये $90 बनते हैं, बाकी $10 का डिफरेंस आ रहा है, शायद इस वजह से रेड लाइन के अंदर नहीं इसको रहना नहीं पड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, देखें 60 30 जो है वो तो आप रेड के अंदर चले गए ना, जी सर। है ना। लेकिन ये जो वाइट एरिया है ना, इसमें एक बंदा 25 से नीचे जाएगा तब आप ऊपर जाएंगे, ओके। है ना। बिल्कुल ठीक है सर। एक बंदा अपने स्टेटस को से हाँ नीचे ठीक है, गिरेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इस ठीक वजह से ये वाइट एरिया जो है ये इम्प्रूवमेंट एरिया नहीं है। और ठीक है। इसमें जो और उसमें अगर हम, सॉरी बात काट रहा हूँ, उसमें अगर हम लेट से 60 और 30 पे फॉर एग्जांपल वो हम तो जाते रेड हैं में चले गए ना, तो फिर वो तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट रेड है। में चले जाएंगे हम। जी जी जी। बिल्कुल ठीक। ठीक। अच्छा, दूसरा आपका सवाल का पार्ट ये था कि इसकी डेप्थ क्यों है और सिर्फ फ्रंट क्यों नहीं है ना, ये भी पूछ रहे थे आप। जी जी सर, बेसिकली उसमें पोटेंशियल पेरेटो फ्रंटियर तो वो सारा एक पेरेटो फ्रंटियर तो उसमें दिखा रहा है, जो पोटेंशियल पेरेटो फ्रंटियर है वो सिर्फ डॉटेड ब्लू से दिखा रहा है, और पीछे ये रेड वाला जो डेप्थ दिखा रहा था। तो मेरा हाँ सवाल ये था कि इस हाँ डेप्थ को क्यों हम रखते हैं? हाँ, तो देखें जो जो फ्रंटियर होता है ना, फ्रंटियर जो है वो समझे कि ये काइंड ऑफ द अपर लिमिट है, ये इम्प्रूवमेंट की अपर लिमिट है। और ये जो डेप्थ है सारी की सारी ये भी इम्प्रूवमेंट है, ये पॉसिबल इम्प्रूवमेंट है। और कहाँ तक हो सकती है वो डॉटेड लाइन है या आउटर एरिया है उसका, लेकिन है सारे का सारा रेड इम्प्रूवमेंट है, और सारे का सारा ग्रीन भी इम्प्रूवमेंट है। ग्रीन का आउटर एज लिमिट है, इतना इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि 100 टोटल इकोनॉमी में 100 रुपए हैं। और इसी तरह रेड का आउटर एज भी लिमिट है, इससे ऊपर इससे बाहर आप नहीं जा सकते।
अभी आप लोगों में से कुछ ने वो ग्रुप पे एरोज के बारे में पूछा था ना, एरोज थ्योरम और विलिंगनेस टू पे, तो उसकी जब बात आएगी तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें मजीद डिटेल बता दूंगा। जी ठीक होगा। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। अच्छा जी, तो बेसिकली इन्होंने कैल्डर हिक्स दो लोग थे, तो इन्होंने ये प्रूव किया कि ये ज़्यादा फिजिबल है उससे, परेटो से, क्योंकि इकोनॉमी में किसी कोई ना कोई तो वर्स ऑफ होगा। अब मजीद मजीद इसकी मैं डिटेल, पिछली दफ़ा हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी, उसमें मैं नहीं जा रहा, वरना आज ही हमें 2-3 घंटे और लग जाएंगे। तो फिर प्रैक्टिकली क्या हुआ कि पॉजिटिव नेट बेनिफिट है तो काम करें, पॉजिटिव नेट बेनिफिट है तो नहीं करें। इसमें एक चीज़ हमने और देखी थी कि प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा था कि जब आप पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास डजन्स एंड हंड्रेड्स एंड मे बी थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस होती हैं। तो वहाँ पे ये चांस नहीं होता कि आप एक एक के डेप्थ में जाएं, तो कोई ना कोई फिर केपीआई रखना पड़ता है। तो दो पॉसिबल केपीआईज होते हैं सीबीए में। एक बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो होता है, रेशो यानी वो कोई नंबर होता है जो 1 से ऊपर या 1 से नीचे होता है। तो हम कह रहे थे 1 से ऊपर हो यानी बेनिफिट ज़्यादा हो तो ले लो, 1 से नीचे हो तो ना लो। तो एक केपीआई रेशो होता है और दूसरा नेट सोशल बेनिफिट्स डॉलर टर्म में होते हैं। फ़र्ज़ करें $5 बिलियन या $7.5 बिलियन, तो इन दो टर्म्स में आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये लोग जनरली सजेस्ट करते हैं कि रेशो को इस्तेमाल मत करें, स्पेशली इंपॉर्टेंट या बड़े प्रोजेक्ट्स में हमेशा इस्तेमाल किया करें नेट्स, यानी वो डॉलर टर्म को देखा करें, क्योंकि उससे समझ आती है कि इसका इम्पैक्ट कितना है। क्योंकि रेशो तो उस चीज़ का भी अच्छा हो सकता है जिसमें टोटल आपको $3 मिलेंगे और लग आपका $1 रहा है, तो कोई इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है। $3 की कोई वैल्यू नहीं होती, $1 की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन एक और प्रोजेक्ट जिसमें आपको 25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और लग 22 करोड़ रुपए रहे हैं, तो आपको 3 करोड़ मिल रहे हैं, उसका नेट बेनिफिट रेशो बहुत कम होगा। लेकिन आप बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो अगर देखेंगे तो उसमें छोटा प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे विलिंगनेस टू पे हमने शुरू में डिफाइन किया था कि विलिंगनेस टू पे ये चीज़ होती है कि आपको इंडिफरेंस कहाँ पे फील होता है, तो वो पॉइंट आपका विलिंगनेस टू पे होता है। तो उसके कुछ इश्यूज हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। पहला इशू ये है कि ट्रांजिटिविटी प्रिंसिपल ये होता है कि अगर 2 1 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब है 3 1 से भी बड़ा है। तो ये मैथमेटिक्स में तो बड़ी इजी ट्रांजिटिविटी समझ आती है। इसी तरह कोई भी चीज़ जो फिजिकली क्वांटिफाई होती है और एक दूसरे से बड़ी होती हैं, यानी 2 सेब जो है वो 3 सेब से छोटे हैं और 1 सेब 2 सेब से छोटा है, तो इसका मतलब कम है, तो इसका मतलब है 1 सेब 3 सेब से भी कम है। लेकिन जब प्रेफरेंसेस की बारी आती है, ह्यूमंस की प्रेफरेंसेस की, और स्पेशली अगर उनको 3 से ज़्यादा ऑप्शंस दे दी जाएं, तो वो फिर ट्रांजिटिविटी वहाँ पे नहीं होती है। यानी आपको कोई बंदा कहता है कि मुझे केले से ज़्यादा सेब अच्छा लगता है और सेब से ज़्यादा खुबानी अच्छी लगती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कहेगा कि मुझे केले से भी ज़्यादा खुबानी अच्छी लगती है। हो सकता है खुबानी और केले को कंपेयर किया जाए तो वो कहे नहीं मुझे केला अच्छा लगता है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे ये ना भी हो तो कलेक्टिव लेवल पे ज़रूर होगा। यानी 2 3 4 5 6 8 लोग जहाँ पे आएंगे, तो वहाँ पे आप फॉर सर्टेन कभी नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी खुबानी को केले से ज़्यादा पसंद करती है या खुबानी को केले से ज़्यादा पसंद करती है। तो एक सर्कुलर प्रेफरेंसेस आ जाती हैं। ये एक इशू है विलिंगनेस टू पे में, कि जब आप सोसाइटी में ज़्यादा लोगों की विलिंगनेस टू सबको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रांजिटिविटी नहीं मिलती है। अब इसी चीज़ को एरोज थ्योरम कहते हैं। एरोज थ्योरम, एरोज या इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम या सोशल चॉइस थ्योरी, ये बेसिकली कहती है कि जब ह्यूमंस को और स्पेशली लार्ज नंबर में आप डील कर रहे हो, तो वो लॉजिकल आप रैक नहीं कर सकते उनकी चॉइसेस को। कि पाकिस्तान में लोग आलू ज़्यादा खाते हैं, कचालू कम खाते हैं, प्याज ज़्यादा खाते हैं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि इसके अंदर सर्कुलर प्रेफरेंसेस आ जाती हैं। एक बंदे को वो अच्छा लग रहा होता है, एक को वो अच्छा लग रहा होता है। अब इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगेन वही पॉलिसी मेकिंग के वक्त आपने पॉलिसी को यस या नो करना है ना, तो वहाँ पे आपके पास फिर कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं होती जिसमें आप किसी एक चीज़ को, यानी मोटरवे को डैम के ऊपर, डैम को अस्पताल के ऊपर, अस्पताल को स्कूल के ऊपर प्रेफरेंसेस दे सकें, क्योंकि लोगों की चॉइसेस सर्कुलर अरेंजमेंट होती है उनकी। और बहुत सारी चीज़ें अपेरेंटली आपको एक दूसरे से परीटो एफिशिएंट लग रही होती हैं। यानी एक लगता है कि उससे एफिशिएंट है, वो लगता है कि इससे एफिशिएंट है। मैं ये चीज़, इस चीज़ को वहाँ उसके साथ इसलिए लिंक कर रहा हूँ कि
हम थोड़ी देर में या आज के लेक्चर में जो आज अपलोड हुआ है ये वाली बात वहाँ पे आएगी कि चीज़ें इसेंशियली एक ही डायरेक्शन में उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही होती। किसी बंदे को लगता है इम्प्रूवमेंट हो रही है और किसी को लगता है इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। तो इसकी फिर इम्प्लिकेशन ये होती है कि आप मुझे पे ऑफ कर सकते हैं। आप कहेंगे अच्छा तुम्हें सेब अच्छे लगते हैं, ये लो सेब। तो मैं पे ऑफ हो गया, आप बेटर ऑफ हो गए, ये एक इम्प्रूवमेंट हो गई। और मैं आपको पे ऑफ कर सकता हूँ, मैं आपको कहूँगा ये लो प्याज, तुम पे ऑफ हो गए, मैं बेटर ऑफ हो गया। तो एक सर्कुलर एक रिवर्सल चलता रहता है फिर। यानी मैं आपको पे ऑफ कर सकता हूँ, आप मुझे पे ऑफ कर सकते हैं। आज आपने किया, मैंने कहा इम्प्रूवमेंट हो गई। आज मतलब फॉर एग्जांपल फलाने एमएनए का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, वो 6 दिन बाद दूसरा उसको पैसे दे देगा। वो कहेगा ये पैसे लो, मेरा प्रोजेक्ट होना चाहिए। वो कहेगा अच्छा ठीक है ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि और ये दोनों चीज़ें ओवरऑल इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट के तौर पे नज़र आ रही होंगी, पेरिटो फ्रंटियर पे होंगी दोनों चीज़ें। तो अब यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने आपको रिवर्सल वाली बताई, इसको क्वांटिफाई किया था स्केटॉस्की, एक अगेन इकोनॉमिस्ट थे 1941 में, प्रॉब्ली वर्ल्ड वॉर टू से कुछ पहले, उसके अराउंड तकरीबन। उन्होंने कहा था कि ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है ये नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसी में। और आप सिर्फ इम्प्रूवमेंट प्लस कंपनसेशन, ये जो क्राइटेरिया बन गया, कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया बन गया, ये क्राइटेरिया सही नहीं है, क्योंकि इसमें रिवर्सल्स की पॉसिबिलिटी है। तो इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी उसको कहते थे स्केटॉस्की डबल क्राइटेरिया। तो वो कहते थे इसके साथ एक और क्राइटेरिया ऐड करें, यानी क्राइटेरिया को डबल करें, कि इम्प्रूवमेंट तब होगी जब रिवर्सल भी पॉसिबल ना हो। यानी एक तरफ तो इम्प्रूवमेंट हो रही हो, बेशक उसके अंदर कंपनसेशन हो साथ है या नहीं है, एक तरफ इम्प्रूवमेंट हो रही हो और दूसरी तरफ रिवर्सल भी पॉसिबल ना हो। यानी ऐसा ना हो कि एक बंदा दूसरे को कंपनसेट करे, 3 दिन बाद वही दूसरा पहले को कर रहा हो, और इकोनॉमिक थ्योरी में दोनों लग रहा हो कि ये इंप्रूवमेंट्स हैं, तो वो गोल गोल घूमते रहेंगे। ओवरऑल नेट सोशल इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होगी। लेकिन आप लोगों ने जो अभी तक थ्योरीज दी हैं, यानी कैलर हिक्स और प्रेटोस के मुताबिक इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट हुई जा रही है, लेकिन असल में आगे कुछ भी नहीं जा रहा। तो रिवर्सल्स पॉसिबल नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को हम कहते हैं स्किटॉस्की रिवर्सल। तो विलिंगनेस टू पे के अंदर पहला इशू ये था कि ये ट्रांजिटिविटी जो है ये आपको नज़र नहीं आती एग्रीगेट लेवल पे। और इसके इश्यूज जो हैं वो फिर पहले कैल्डर हिक्स ने रिजॉल्व करने की कोशिश की और फिर स्किटॉस्की ने करने की कोशिश की। अब अगेन ये हमारे ये इकोनॉमिक थ्योरी में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो ये चूँकि हमारा बेसिक टॉपिक नहीं है, लेकिन आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मैं आपके को इस पे मज़ीद लिटरेचर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये जो स्टॉस्की रिवर्सल, ये हर वक्त नहीं हो रहा होता है। ये ऐसा नहीं होता कि हर 2 पॉलिसीज़ में ऐसा ही होगा। ये नॉर्मली इन्फीरियर गुड्स में ऐसा चल रहा होता है कि जहाँ पे जैसे एक चप्पल है ना 20,000 रुपए की है, और एक और चप्पल 5,000 रुपए की है, एक और चप्पल 300 रुपए की है। तो ऐसे केसेस में स्किटॉस्की रिवर्सल जो है वो बड़ा पॉसिबल होता है, क्योंकि एक बंदा जिसकी एस्थेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो 500 रुपए की इंप्रूवमेंट को भी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट समझता है। लेकिन एक बंदा जो समझता है कि मेरी एस्थेटिक सेंस बहुत स्ट्रांग है, वो उसको इम्प्रूवमेंट लाखों में चाहिए होती है। तो अपेरेंटली दोनों इम्प्रूव कर रहे हैं अपने अपने क्राइटेरिया पे। छोटे को कंपनसेट करना बहुत इजी है, और कुछ ऐसे रिवर्सल्स हैं जिसमें वो बंदा अब यानी जो स्टैटिक्स वाला बंदा था, वो सेफ्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। ये छोटा बंदा इस सेफ्टी को कोई वैल्यू नहीं कर रहा, ये उस पर कंपनसेट कर देता है इसको। तो आगे पीछे घूमती रहती हैं चीज़ें। लेकिन द पॉइंट इज़ के स्टॉक्स रिवर्सल जो है वो हर जगह नहीं हो रहा होता है। वो बहुत एक तो बहुत कम चीज़ों में होता है, स्पेशली फर्म लेवल इकोनॉमिक्स में तो कभी तकरीबन कभी नज़र नहीं आता। ये सिर्फ सोशल एरियाज़ में नज़र आता है जहाँ पे लो क्वालिटी की चीज़ें ट्रेड हो रही होती हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं इसको एक बड़ा बड़ा अच्छा पेपर है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला अगला प्रॉब्लम विलिंगनेस टू पे के साथ ये है कि इट देयर इज अ डिपेंडेंस ऑन वेल्थ इन द सोसाइटी। यानी एक बंदा जो 100 रुपये पे कर, इस वक्त वो कह रहा है कि मैं 100 रुपये में और मोटरवे बनने में इनडिफरेंट हूँ,
तो इसका मतलब है उसकी विलिंगनेस टू पे 100 रुपये है, उसके पास पैसे बहुत कम है। लेकिन जो ही आप उसको 101 रुपया की बात करेंगे वो कहेगा नहीं अब मैं इंडिफरेंट नहीं हूँ। एक और बंदा है जो अरबपति है, वो कहेगा मैं 10 करोड़ में और मोटरवे में इंडिफरेंट हूँ। तो यहाँ पे फिर विलिंगनेस टू पे जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेल्थ इन द सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा फिर डिपेंड करती है। तो फिर इसके लिए आपको सोसाइटी के अंदर फिर कह लें कि स्टैक्स बनाने पड़ते हैं कि ये तबका क्या सोच रहा है, ये तबका क्या सोच रहा है, ये तबका क्या सोच रहा है, फिर उनकी स्टैंडिंग्स को अलग तरीके से देखना पड़ता है, यानी उनके कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को अलग तरीके से देखना पड़ता है। और एक्चुअल कंपनसेशन तो क्योंकि होती नहीं है, अ, तो इसलिए ये और सीरियस प्रॉब्लम है। अगर एक्चुअल हो रही होती फिर तो मसला नहीं था। अमीर बंदे ने उसको, गरीब के लिए 500 भी बहुत है, दे दी, और यानी 24 करोड़ लोगों में जरदारी ने सबको 100 100 रुपये दे दिए, या नवाज शरीफ ने या इमरान खान ने, तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती, कोई मसला ही नहीं था। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता, वो उनको दे रहे होते हैं रोडों की शक्ल में और डैमों की और अस्पतालों और स्कूलों की शक्ल में। तो इसलिए फिर वो गरीब कहता है कि भाई मैं क्या करना है मोटरवे का, मुझे अस्पताल चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए। तो अमीर कहता है कि मैंने क्या करना है अस्पताल का और स्कूल का, मेरे तो घर में अपने डॉक्टर हैं, मुझे मोटरवे चाहिए। एंड तो ये जो है फिर प्रॉब्लम बन जाती है विलिंगनेस टू पे को असेस करने में। ये सर इसमें जिस तरह ये बेसिकली सब्सिडीज देते हैं, जिस जी तरह गैस पे सब्सिडी या बिजली पे सब, ये बेसिकली इसी में आ जाता है कि जी आपने जो टैक्स कलेक्टर्स मनी थी उसको आपने यूज किया और उससे सब्सिडाइज किया चीजों को। हाँ, उसके बारे में ना हमने डज इट कम इन दैट? उसकी इसमें दो चीज़ें जहन में रखनी चाहिए, ठीक है, जब भी आप ये सब्सिडी की बात करते हैं ना, कि इसको इकोनॉमिक्स की ज़ुबान में कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। यानी पैसे, नेट सोशल बेनिफिट इकट्ठा होता गया और फिर इतना हो गया कि आपने लोगों को पैसे देने शुरू कर दिए। तो इसके लिए एक आपको बहुत सारा नेट सोशल बेनिफिट पहले बनाना पड़ता है। जैसे सेहत कार्ड जो था वो सालाना केपी में खाली 600 700 700 अरब रुपए उस पर लग रहे थे, इस तरह पंजाब में बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो आपको पहले वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से वो अरबों खरबों रुपए बनाने हैं, तब आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये जहन में रख हमने डिस्कस की थी कि इससे नेगेटिव बिहेवियर्स शुरू होते हैं। इससे आप लोगों को ये इंसेंटिवाइज कर रहे होते हैं कि वो फिर मेहनत ना करें, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मौजूद है। और उसका फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि लोग मेहनत करनी अगर कम करते हैं, तो वो जो पीछे आपने नेट सोशल बेनिफिट इकट्ठा किया था, जिसमें से निकाल के आप ये सेहत कार्ड वगैरह दे रहे थे, वही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो लोगों की मेहनत से बना था। तो ये एक सर्कुलर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स, जब आईएमएफ हमेशा कहती है ना कि सब्सिडी बंद करें, लोगों को ना दें, तो उसके पीछे ये लॉजिक होती है कि आज तो आप दे देंगे, लेकिन आप जो जो लोग ये टैक्स जमा कर रहे हैं, आप उनको डी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, वो भी आपका कार्ड वार्ड पकड़ने के चक्कर में मेहनत करनी छोड़ देंगे। तो बात इस उस वो चीज़ को उन दो एंगल से देखना चाहिए। आगे चलते हैं जी। अच्छा, तीसरी चीज़ ये थी कि नेट बेनिफिट्स कैन चेंज विद अजम्पशंस अबाउट स्टैंडिंग। तो ये ज़रा सिंपल सी चीज़ है। बेसिकली हमने शुरू में जो कनाडा की हाईवे की बात की थी, उसमें ये था कि हमने डिसाइड करना था कि म्यूनसिपैलिटी वालों की स्टैंडिंग है, यानी उनकी बात सुनी जाए, उनके नेट बेनिफिट देखे जाएं या कॉस्ट देखी जाएं, या पूरी स्टेट के देखे जाएं जो उनका प्रोविंस है, या कनाडा के देखे जाएं, या क्योंकि ये जगह बहुत करीब है अमेरिका के भी, वाशिंगटन जो स्टेट है इनकी, वाशिंगटन उसके करीब है, तो अमेरिका और कनाडा के देखे जाएं, या पूरी दुनिया के देखे जाएं, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। तो जिन जिन के आप स्टैंडिंग देख रहे होते हैं, तो वो अगर आप चेंज करते रहें तो विलिंगनेस टू पे ज़ाहिर चेंज हो जाती है। इसी तरह फिर दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि इस जब आप इन चीज़ों को डिसाइड कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे कुछ केसेस में इमिग्रेंट्स, अमेरिका की कनाडा की बात करें तो इमिग्रेंट्स का वहाँ पे बड़ा इशू है, तो उनके हमने स्टैंडिंग रखनी है कि नहीं रखनी, क्योंकि वो लीगली तो नहीं रह रहे, टैक्स नहीं दे रहे इन मोस्ट केसेस। इसी तरह बहुत से सोसाइटीज़ में ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी स्टैंडिंग नहीं बन रही होती है। जैसे जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, इस तरह अफ्रीका में बहुत सारे हैं जहाँ पे औरतों के उतने हुकूक नहीं है,
तो उनकी स्टैंडिंग नहीं काउंट की जाती बहुत सारे केसेस में। इसी तरह माइनॉरिटीज़, जैसे पाकिस्तान में बड़ा सीरियस इश्यूज है कादियानियों वगैरह के साथ, उनकी स्टैंडिंग हम बिल्कुल काउंट नहीं करते। इसी तरह जानवर, इसी तरह फूल पौधे परिंदे, उनकी स्टैंडिंग डायरेक्टली तो वैसी काउंट नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ कल्चर्स में प्रेशर ग्रुप्स को भी काउंट नहीं किया जाता। यानी आप चीखे मारते रहें कि ये काम ना करें, यहाँ पे जानवरों का पौधों का नुकसान होगा, तो कोई नहीं सुनता है। बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं, इवन पाकिस्तान में भी अभी थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस आनी शुरू हुई है। तो स्टैंडिंग जब चेंज होती है तो विलिंगनेस टू पे चेंज हो जाती है। आखिरी चीज़ जो हमने देखी थी वो ये थी कि सीबीए का पॉलिटिकल प्रोसेस में भी रोल होता है, और उनमें जो दो पॉइंट ये थे। पहला पॉइंट ये था कि ह्यूमन लाइफ को मोनेटाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे हमने ये बात की थी कि ये यहाँ पे सीबीए में हम ह्यूमन लाइफ की बात नहीं करते, बल्कि स्टेटिस्टिकल लाइफ की बात करते हैं। क्योंकि बहरहाल आपकी जान इस सेंस में इम्पोर्टेंट तो है ना, कि उसको कंसिडर किया जाए कोई भी पॉलिसी चेंज करते हुए। आप ये तो नहीं कह सकते कि उसको वैल्यू ही ना करो। यानी एक बंदा रोड पे मर रहा है, आप में से जो थोड़े ज़्यादा एज के लोग हैं उनको याद होगा कि जब ये जीटी रोड पहले बहुत ख़राब होती थी, आज से 25-30 साल पहले ना, मोटरवे तो होती ही नहीं थी, जीटी रोड बहुत ख़राब होती थी। तो ये जो लाहौर से बाहर निकल के ये साधु के कामों के और ये सारे एरियाज़ होते थे, इनकी रोडें टूटी फूटी होती थी, तो लोगों को एक आदत होती थी कि वो वैसे ही घूम फिर रहे होते थे रोड पे, पत्ते खेल रहे होते थे साइड पे बैठे हुए, और गाड़ियाँ चूंकि बहुत स्लो होती थी तो वो आराम से गुजर जाते थे। लेकिन जूं ही ये कोई तकरीबन मुशर्रफ साहब के आने से कुछ तो उस ज़माने की बात है, जब ये जीटी रोड को बहुत अच्छा बनाया गया, तो एक्चुअली वहाँ पे डेथ्स बहुत बढ़ गई, क्योंकि लोगों को आदत थी कि वो आराम से टहलते वहलते गुजर रहे होते थे रोड से, तो गाड़ियाँ तेज़ आनी शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई लोगों की। तो एक वहाँ पे फिर एक ह्यू एंड क्राई हुई, एक्चुअली रोड बनाने के खिलाफ ह्यू एंड क्राई हुई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सोशल चेंज लाई गई। तो ऐसे केसेस में इंपॉर्टेंट होता है कि ह्यूमन लाइफ को किसी ना किसी तरह ज़रूर मेजर किया जाए। अब वो जज्बाती हो कि आप कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ तो अनमोल है, लेकिन अब क्या करें, उसको एक $100 बिलियन तो नहीं दे सकते हर एक को ना। फिर तो आप कभी कोई इंटरवेंशन कर ही नहीं पाएंगे अगर ह्यूमन लाइफ 100 बिलियन की हुई। फिर उसके उसके अगेंस्ट बजरी रेत मजदूरी मशीनरी तो कुछ वैल्यू ही नहीं रखती ना। एक ह्यूमन लाइफ ही अगर $100 बिलियन होगी, तो फिर पॉलिसीज सारी उल्टी पुल्टी हो जाएंगी। तो ज़रूरी है कि कोई ना कोई स्टेटिस्टिकल तरीका निकाला जाए कि ह्यूमन लाइफ को मोनेटाइज किया जाए। तो यहाँ पे आपकी किताब में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लिखी हुई है कि हम एनीवे अपनी लाइफ पे कोई ना कोई वैल्यू तो प्लेस कर रहे होते हैं रोज़ ना। जो ही आप तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा सा तो ख़तरा होता है कि टक्कर लग जाएगी, या आप फ्राइड चीज़ें और गंदी चीज़ें खा रहे होते हैं, आपको पता होता है कि ये हार्ट में जाके फंसेंगी चीज़ें और प्रॉब्लम तो होगी बाद में। तो आप अपने आप को भी तो मोनेटाइज कर रही हो, तो किसी ना किसी तरह आप वैल्यू तो डाल ही रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि ये 3 चिकन के पीस जो है मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये 2 मिनट की तेज़ ड्राइव मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहे हैं कि जज्बाती नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई मोनेटाइजेशन करनी चाहिए। और सेकंड चीज़ ये कि डेमोक्रेसी क्या अंडरमाइन होती है इम्प्रूवमेंट को गोल बनाने से। अब ये बात एफिशिएंसी को गोल बनाने से, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट और ऐसी चीज़ है कि जो डिस्कस जरूर होनी चाहिए पॉलिसी में, कि एक इम्प्रूवमेंट जो कि सबकी नज़र में इम्प्रूवमेंट नहीं भी है, कोई कह रहा है इम्प्रूवमेंट है कोई नहीं है, तो क्या उसको गोल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि जनरल जवाब ये है कि सीबीए हो ही फेलियर्स में रहा होता है। जब मार्केट फेलियर है, गवर्नमेंट फेलियर होता है, तब ही हम सीबीए करते हैं। तो वहाँ पे फिर डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की बात ही नहीं आती है। वहाँ ये समझें कि आपका बाजू टूटा है और अब आपने उस पर पट्टी करनी है। अब उस पट्टी करते हुए डेमोक्रेसी देखना ऐसी फजूल सी बात है ना, पट्टी करनी तो ज़रूरी है, बाजू को तो वापस चलाना पड़ेगा। तो फेलियर्स को तो प्रिवेंट करना है या उनको एड्रेस तो करना ही है। ये डेमोक्रेसी की बात तब आती है जब फेलियर ना हो रहे हो और मार्केट इकोनॉमी चल रही हो, वहाँ पे आप ज़रूर डेमोक्रेसी की बात करें, और वहाँ ज़ाहिर होती भी है। अब आगे हम आज के लेक्चर्स में आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात जब हो रही होगी, तो वो एक नेचुरल सी चीज़ है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही प्राइसेस सेट होती हैं, वरना मार्केट चलती ही नहीं है। अच्छा जी, तो कुछ लिमिटेशन सीबी आखिर में हमने देखी सीबीए की।
टेक्निकल लिमिटेशन ये थी कि हर जगह क्वांटिफिकेशन नहीं हो सकती, एक्चुअल कंपनसेशंस नहीं हो सकती, सब इम्पैक्ट्स को, कॉस्ट एंड बेनिफिट को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। तो इवन इस एक ऐसे केस में जहाँ पे बिल्कुल क्वांटिफिकेशन नहीं भी हो सकती, सीबीए कम से कम आपको एक कंपैरिजन का टूल ज़रूर देता है कि आप सीबीए ना करें, या सीबीए को कम से कम डिसीजन क्राइटेरिया ना बनाएं, लेकिन इसको इस्तेमाल ज़रूर करें ऑल्टरनेट्स को आपस में कंपेयर करने में, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी वेग चीज़ है। अब जितनी हमने अभी चीज़ें डिस्कस की ना पीछे, अब चीज़ें इतनी वेग हो जाती हैं कि कुछ ना कुछ तो डिसीजन रूल रखना है ना, वरना तो फिर आप नेशनल असेंबली में फ़र्ज़ करें कोई डिस्कशन हो रही है, प्लानिंग कमीशन में कोई डिस्कशन हो रही है, कोई पीएसडीपी के डिसीजंस हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे फिर? कोई ना कोई तो क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे कुछ और एनालिटिकल अप्रोचेस की बात हुई थी। क्वालिटेटिव सीबीए के लिए कुछ अप्रोचेस दी गई थी, फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस के लिए कुछ अप्रोचेस दी गई थी, और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो हमने डिस्कस किया था। इसी तरह फिर ऐसी जगहों पे एफिशिएंसी के अलावा जहाँ पे गोल्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे चूंकि हमने पीछे कहा एफिशिएंसी एज अ सिंगल गोल सही नहीं है, तो फिर कुछ जब एफिशिएंसी के अलावा जब गोल आ जाते हैं तो फिर मल्टी गोल एनालिसिस के तरीके जो एएचपी वगैरह और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशनली वेटेड क्राइटेरिया, यानी किसी चीज़ को वेट ज़्यादा दे दें और किसी को कम दे दें। उस पे फिर आगे बात ये हुई थी कि वेट ज़्यादा कम देना सही नहीं है, क्योंकि वेट देने वाले का फिर सारी पावर रह जाती है उसके पास। एक चीज़ को आपने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे को नहीं किया, तो जिसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ऊपर चली जाती है। तो वो फिर वहाँ पे हमने कहा था कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा बेहतर है डिस्ट्रीब्यूशनली वेटेड सीबीए से। तो ये था जी हमारा मेरी तरफ से ब्रीफ। अब आपके क्वेश्चंस के लिए मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ मीटिंग को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए। तो आप लोग 1-2 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लें और फिर हम क्यूएनए सेशन करते हैं।